हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ये सौरमंडल का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और वो उसको प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है। अगर वह तीनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं और वह तीनों वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये उसके पहले हम लोग जान चुके थे कि बाह्य ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह क्या है, एक एक करके सभी ग्रहों की विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। पृथ्वी की विशेषता, बुध की विशेषता, शुक्र की विशेषता, गर्म ग्रह, ठंडा ग्रह, छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, सांझ का तारा शुक्र को क्यों कहा जाता है, सुबह का तारा क्यों कहा जाता है, शनि ग्रह जो है जलाशय में अगर शनि ग्रह को डाल दिया जाए तो तैर सकता है। ये सब की चर्चा हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे उपग्रह या सैटेलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह हम वैसे खगोलीय पिंड को कहते हैं जो कि किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हो या परिक्रमा करता हो। जैसे कि मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर यदि चंद्रमा चक्कर लगा रही है, इस पृथ्वी के चारों ओर यदि चंद्रमा चक्कर लगा रही है तो ये देखिए, ये ग्रह है, प्लेनेट है, और जो प्लेनेट यानी कि ग्रह का चक्कर लगाता हो उसे हम उपग्रह कहते हैं। वही लिखा गया है कि वह आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों का परिक्रमा करता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से पढ़ना है चंद्रमा के बारे में। थोड़ा सा जान लें उपग्रह से संबंधित कुछ तथ्य। इसके पहले जो बच्चे 3 वीडियो देखे थे उसको ये सभी तथ्य उनको याद होगा, और अभी हम एक साथ देख लेते हैं। आपको पता होगा उपग्रहों की संख्या बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से वह 2 ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। दूसरा देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो कि बृहस्पति ग्रह का है। इसके पहले वाले जो वीडियो देखे होंगे उनको शायद ये सब याद होगा। यहाँ देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है, और डिमोस आप लोगों को पता होगा कि डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल का है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला देखेंगे कि सौरमंडल का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है, जो कि नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है, तो वह है टाइटन। टाइटन आप किसका उपग्रह है, शनि का है। आपको पता होगा कि शनि के 3 उपग्रह प्रमुख थे, टाइटन, फेबे और पैन। तो टाइटन के बारे में पढ़े थे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सबसे विस्तृत रूप से हम लोग चंद्रमा के बारे में ही पढ़ेंगे और इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा अभी तुरंत अगले स्लाइड में करते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि उपग्रह को 2 वर्गों में बांट कर पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह मतलब नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि प्रकृति द्वारा जो उपग्रह बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया, इसे कोई मानव निर्मित नहीं किया है। फोबोस, डिमोस, ये सब प्राकृतिक उपग्रह है जो कि मंगल का है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला देखेंगे कृत्रिम उपग्रह। अब बात आती है कि कृत्रिम उपग्रह को तैयार करने की क्या जरूरत पड़ी। कृत्रिम उपग्रह क्यों तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसका जो उपयोग जो है यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह का उपयोग जो है, देखते होंगे कि टीवी में, रेडियो में समाचार दे देता है पहले हैं कि इस क्षेत्र में मानसून खराब होने वाला है, उधर वज्रपात होने वाला है, उधर वर्षा होने वाली है, इतना गर्मी बढ़ने वाला है। तो ये सब जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ही करामत है। लिखा है इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी किया जाता है, रेडियो और टीवी संकेतों के प्रेषण दिया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है, दूरसंचार और दूर संवेदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। होता क्या है कि ये जो प्राकृतिक उपग्रह है ये निश्चित काफी दूरी पर जो है स्थित रहता है और अपने ग्रह की परिक्रमा करते रहता है। जबकि कृत्रिम उपग्रह क्या करती है कि कृत्रिम उपग्रह जो है प्राकृतिक उपग्रह की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट रहकर परिक्रमा करता है, और क्या करता है, पृथ्वी के
जिस किसी इलाके का फोटो खींचकर वह जो है लैब में भेजने का काम करते रहता है। देखते होंगे पीएम मोदी दिल्ली में बैठे होते हैं और वहां से अनाउंस करते हैं आंध्र प्रदेश में इतना का नुकसान हुआ, या फिर देखते होंगे महाराष्ट्र में इतना प्याज की उत्पादन हुआ। तो ये सब जो है सैटेलाइट के माध्यम से ही पता करते रहता है कि कहाँ कौन सी घटनाएं घट रही, क्योंकि वहां जाकर बार बार देखना मुश्किल होती है। अगला देखेंगे कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। आपको बता ही दिए कि ये जो है मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है ये सब उपग्रह। और भारत का जो है पहला कृत्रिम उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। कुछ कृत्रिम उपग्रह का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इनसेट, IRS, कल्पना, इडुसेट आदि आदि जो है उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। और ये जो है कि प्राकृतिक उपग्रह के अपेक्षा अधिक पृथ्वी के नजदीक रहता है और ये सूचनाएं देते रहता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। ये देखेंगे चंद्रमा के बारे में। मून, चंद्रमा जो है आपको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रमा का। और चंद्रमा पर जो है जल और वायुमंडल का अभाव है, यानी कि चंद्रमा पर ना जल है ना वायुमंडल है। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर गोली चला रहा है तो पृथ्वी पर उसका आवाज कितने समय के बाद सुनाई देगा। ऑप्शन कुछ दे देगा, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, गोली चलने के तुरंत समय। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि यानी साउंड को चलने के लिए संचरण की आवश्यकता पड़ती है हवा, वायु। जब चंद्रमा पर वायु है ही नहीं तो क्या हमारे पास आवाज पहुंच पाएगा। यानी कि हमारे इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर गोली चलेगी तो हमारे पास आवाज पहुंचेगा ही नहीं। आवाज क्या, यदि चंद्रमा पर जिस ढंग से हम अभी क्लास ले पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे सामने भी व्यक्ति अगर बात करे तो उसका आवाज हम आसानी से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आवाज के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और वह माध्यम वायु है और वहाँ वायु नहीं है तो सुन ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इशारा समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं होती है, यही कारण है ध्वनि का कारण ये वायु है। अगला है कि जब वायु ही नहीं है तो दिन का तापमान 100 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है तो उस वक्त बहुत टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये माइनस में तापमान चला जाता है। इसका कारण क्या है कि वायुमंडल ही नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश को रोकेगा कौन, उष्मा को रोकने का काम करता है वायुमंडल। तो दिन में खूब गर्मी रहेगा, रात में बर्फबारी होगा। और ये वायुमंडल नहीं रहने का कारण यहाँ देखिए, यहाँ की गुरुत्वाकर्षण है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्यों है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में इतना गुरुत्वाकर्षण है जो कि वायुमंडल को अपनी ओर खींचे रखता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की अधिक है, इसलिए पृथ्वी के पास वायुमंडल है। जबकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के ई फॉर अर्थ यहाँ है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग है, इसलिए वहां पर वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि नहीं है, और इसी के कारण जो है दिन में खूब गर्मी रहेगा, रात में बर्फबारी होगा। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका का है, USA का है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में पहुंचे थे। ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और भारतीय का पूछेगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में पहुंचे थे। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो है चंद्रमा की सतह तथा भौतिक तत्वों का अध्ययन, सीधा कहा जाए कि चंद्रमा की सतह के अध्ययन को हम किसके अंतर्गत कहते हैं,
सेलेनोलॉजी, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो चंद्रमा के सतह और भौतिक तत्वों के अध्ययन जो है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और चंद्रमा में जो है, चंद्रमा के अंधकारमय भाग को, आपको पता होगा कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक ही है, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगभग 28 दिन में, 27 दिन 8 घंटा में लगाता है, और अपनी अक्ष पर भी उतना ही समय में लगा लेता है। इसलिए चंद्रमा का हमेशा देखते हैं एक ही भाग दिखाई पड़ता है और एक भाग हमेशा अंधकार रहता है। तो चंद्रमा के अंधकारमय भाग को हम लोग शांत सागर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो चंद्रमा के अंधकारमय भाग को क्या कहते हैं, शांत सागर कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर स्थित गहरी निचली भूमि, आपको पता है कि चंद्रमा पर जो है भूमि जो है जिस ढंग से हमारी पृथ्वी पर समतल रहता है, ये समतल नहीं है। चंद्रमा पर जो है ये जो भूमि है ऊबड़ खाबड़ भूमि है, इसलिए कहता है चंद्रमा पर स्थित गहरी निचली भूमि तूफान महासागर कहलाता है। तो ध्यान रहे, एक शांत सागर, एक तूफान महासागर। शांत सागर किसको कहेंगे, चंद्रमा के अंधकारमय भाग को हम लोग शांत सागर कहेंगे, जबकि चंद्रमा के निचली धंसे हुई भूमि को हम लोग तूफान महासागर कहेंगे। और ये तो देख ही लें कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 6ठा भाग है। यानी कि देखा जाए तो यदि मानव का वजन जो है 60 kg पृथ्वी पर है, तो वहां चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वजन हो जाएगा 10 kg। ये जो है वजन घट जाता है। इसलिए चंद्रमा पर जब भी किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो उसमें अधिक द्रव्यमान का वस्तु जो है बांध दिया जाता है, तब चंद्रमा पर भेजा जाता है, नहीं तो ऊपर हो जाएगा, फिर वो नीचे आ ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है, 1/81 भाग है। ये अभी तुरंत हम समझे कि परिक्रमण काल, यानी कि ये जो है पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है, जिसे नक्षत्र मास कहा जाता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और ये जो चंद्रमा घूमती है ये पृथ्वी के चारों ओर, ये जो है अंडाकार शेप में घूमती है, यानी कि इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। यानी कि देखिए ये बीच में पृथ्वी है घूम रही है, और ये जो है पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा भी पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये देखिए एक समय मान लीजिए यहाँ से चंद्रमा घूमना शुरू की, यहाँ से शुरू किया, ऐसे घूम रहा है, घूमते 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 एक समय यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए और ये दूरी देखिए। तो क्या एक समय ऐसा है जो कि पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर गई, और एक समय ऐसा है पृथ्वी के नजदीक आया। तो ये जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,60,000 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितनी है, 4,60,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की सबसे नजदीक की दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। अगर दोनों का एवरेज देखा जाए तो औसत दूरी जो हम लोग ज्यादा याद रखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। ये देखिए कुछ घटनाएं पूछती है उपभू और अपभू का। यहाँ देखेंगे अपभू किसको कहेंगे, अपभू को इंग्लिश में कहते हैं एपोजी और उपभू को इंग्लिश में कहते हैं पेरिजी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं, जिसको एपोजी कहते हैं, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की नजदीक की दूरी को उपभू कहते हैं, जिसको पेरिजी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ 2 पॉइंट और है कि सुपर मून और ब्लू मून क्या है। सुपर मून कब कहेंगे, आपको नाम सुनकर लग रहा सुपर मून, जबकि जब चंद्रमा पूर्ण आकृति में आ जाए, पूरा आकृति कोई भी भाग कटा हुआ नहीं हो, जब चंद्रमा पूर्ण आकृति में आ जाए और विशेष चमक के लिए पृथ्वी की निकटतम स्थिति में आ जाए, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं सुपर मून। नासा के अनुसार बताया गया है कि जब सुपर मून होता है तो चंद्रमा जो है अपने आकार से मतलब 14% बड़ा हो जाता है, और ये चमकता है जो है 30%, अन्य दिनों की अपेक्षा 30% अधिक चमकता है।
तो उस कंडीशन को हम लोग सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू मून क्या है। ब्लू मून कहते हैं कि जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आ जाए, तब हम दूसरे पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। जैसे कि एक कैलेंडर माह का मतलब क्या कि 31 दिनों के अंदर, आपको पता होगा पूर्णिमा जो है प्रत्येक 15 दिन के बाद ये आ सकता है। तो ये यही कहा कि जब कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा यानी कि 31 दिन के अंदर घटित हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है ब्लू मून कहलाता है। ये अब की बार जो 2020 में है अक्टूबर माह, इसमें जो है ब्लू मून की घटना घटने वाली है, जो कि 1 अक्टूबर और 31 अक्टूबर यानी कि 31 दिनों के अंदर 2 बार जो है ये पूर्णिमा घटित होगी। तो ये देखिए 31 अक्टूबर की जो चांद कहलाएगी वह ब्लू मून कहलाएगी। और यहाँ समझना है कि ब्लू का संबंध जो है किसी प्रकार की नीले रंग से नहीं है। ब्लू मून का यही मतलब हुआ कि जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा घटित हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम लोग ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था उपग्रह के अंतर्गत हमने चंद्रमा पढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे उल्का पिंड या उल्का। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।